है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के, धरती के फूल के। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों भारत की एकता के। किसके लेखक हैं? भारत की एकता के। और भारत की एकता निबंध है। अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। धरती के फूल के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। विवर्त के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आत्मनेपद अज्ञेय का निबंध है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप प्रश्न है, चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो चंद्रकांता संतति मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कृति नहीं है। चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। चित्राधार। तो चित्राधार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना नहीं है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौखे चौपदे, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज, अपने अपने अजनबी, अनघ, प्रादक्षिणा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने अपने अजनबी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये है किसकी रचना? ये सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, यशपाल की, शमशेर बहादुर की, नागार्जुन की। तो पिंजड़े की उड़ान मेरे प्यारे बच्चों यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। तीसरा सप्तक का तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो हो जाएगा आपका 1943। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है क्या? 1900 से 1922। क्या है? 1900 से 1922 ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की
प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना की को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए, जहाँ पर भाषा शब्द आ जाए और भाषा की बात हो तो वहाँ पर समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। जैसे भाषा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर भाषा शब्द आपको नहीं दिखाई देता है, ना लिखा हो, तो आप समझिए कि भाषा की बात हो रही हो, तब भी आप समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो आपने अभी पढ़ा था, नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परंपरागत का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली, और अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। गद्यांश का रेखांकित अंश यह बताता है कि सड़ी गली मान्यताओं और पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर किसकी करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए लिखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। रेखांकित अंश में बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगे। केकई स्थिर तो बैठी थी, लेकिन केकई के मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। वह रानी केकई जो कभी सिंहनी की भांति दहाड़ा करती थी, आज वह गौमुखी गंगा के समान शांत बैठी हुई है। फिर कहती है केकई, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, हाँ
मैंने भरत को जन्म देकर भी ना समझ पाई। सब सुन ले, तुमने अभी स्वयं माना। सभा में बैठे सभी लोग यह सुन ले, और तुमने अभी यह स्वयं माना है। अगर यही बात सच है तो अब तुम भैया घर लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। केकई कहती है, कसम क्या है, शपथ क्या है, दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर हम बलहीन स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप से। ठीक है, तो केकई का अनुताप हो जाएगा पाठ का शीर्षक। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकई के किस रूप का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकई श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी केकई के मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंघनी से प्रतीत होने वाली रानी केकई आज दीनता के भाव से भरी हुई थी। फिर सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। तो सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली केकई अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी है। केकई के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है। इसी कारण पहले प्रसंग में उसने सिंघनी और वर्तमान रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर लौट चलने के लिए केकई राम से आग्रह कर रही है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। ठीक है, राधा कमेंट करेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका पाठ का क्या नाम है। ठीक है, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई सूखी हुई लता पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस सूखी हुई लता को श्री कृष्ण के पैर के सामने ला करके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और इस प्रकार से सीधा सीधा बता देना कि किस प्रकार प्रेम से वंचित होकर के राधा, आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा नित्य सूखती और मलिन होती जा रही है। फिर आगे कहती है, यदि कोई नवीन पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो तो उस पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने रख देना और धीरे धीरे संभाल करके इस प्रकार रखना और उन्हें बताना कि राधा किस प्रकार से पीली होती जा रही, आपके वियोग में प्रेषित पतिका नायिका के समान पीली होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम पवनदूत का, और रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देने के लिए कहती है। फिर है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। फिर है, प्रोसिता से में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर है प्रश्न नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे साहित्यिक परिचय पूछे या फिर जीवन परिचय पूछे, आपको जैसे हम बता रहे हैं सेम आपको उसी प्रकार लिखना है। पूरे आपको 5 अंक मिलेंगे, 100% की गारंटी है। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। फिर आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है, साहित्यिक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। दूसरा है उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। तीसरा है आलोचना साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। फिर इतिहास हिंदी साहित्य का आदिकाल। सेम आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर खा नंबर प्रश्न है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो इसमें से पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके माता पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। फिर रचनाएं हेडिंग डालेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य हेडिंग डालेंगे, कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा नाभवत। निबंध में कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। तो इसमें से पढ़ने वाले हैं पंचलाइट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 अंक का है। एक खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का पूछा जाता है और ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। तो इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में ललित भावों को समझने की अद्वितीय शक्ति और सुनने की मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पे देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये भी इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद खा नंबर दिया है इसका, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जातक कथा के उल्लूक जातकम से लिया गया है, ठीक है। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और 2-2 प्रश्न के हैं। 4 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है 10 का क ख ग रस अलंकार छंद से, तो इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निबंध प्रदूषण की समस्या का समाधान, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या कारण और निवारण, वन संरक्षण का महत्व। फिर 12 का पहला है, पवित्रम का संधिविच्छेद पो प्लस इत्रम, क्या होता है, पो प्लस इत्रम। हरेव का संधिविच्छेद हरे प्लस अ होता है, क्या होता है, हरे प्लस अ होता है। इसके बाद है दोग्धा का संधिविच्छेद क्या होता है, दोग प्लस धा, दोग प्लस क्या होता है, धा होता है। इसके बाद में खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी 2 समास का नाम लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे।
प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास है। निर्दोष में निर उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास है। और सज्जना में कर्मधारा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 13 नंबर। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ से आपको 8 अंक मिल जाएंगे। फिर 14 का पहला है लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में तल प्रत्यय लगा है। इसके बाद में किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय है किसमें, धीमान में। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। ग्राम परता वनमस्ति, यानी गांव घर के चारों ओर वन है। तो यहाँ पर देखिए अभिता परता समय निक्षा सूत्र से तृतीया विभक्ति है। ठीक है। इसके बाद में सा सिरसा खल्लौटा, तो वह सिर से गंजा है। एनांग विकारा सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है। इसके बाद है देवभ्यम स्वाहा, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। सा सिरसा खलौटा, इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति है, ध्यान रखेंगे। ग्राहम परता वनम अस्ति, एक मिनट, पहले वाले में है द्वितीय विभक्ति और दूसरे वाले में है तृतीय विभक्ति और इसमें है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है।